अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। मेरा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा देखते रहें और इसी तरह पसंद करते रहें और मुझे अपना प्यार इसी तरह देते रहें, तो मैं खुश रहूँगी। अच्छा जी, कुछ लोग खुश होकर बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं और कुछ लोग खुश होकर पतले हो जाते हैं। कुछ लोग जब बहुत ज़्यादा सैड होते हैं तो वो मोटे हो जाते हैं या फिर पतले हो जाते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को ना उदास होकर भूख बहुत ज़्यादा लगती है और कुछ लोगों को खुशी में बहुत ज़्यादा भूख लगती है। मुझे उदास होकर बिल्कुल भूख नहीं लगती है और मुझे खुशी में बहुत ज़्यादा भूख लगती है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं उदास रहूँ क्योंकि मैं डाइट पे हूँ, ताकि मुझे भूख ना लगे और मैं कम कम खाऊँ। वैसे एक बात है, जो लोग डाइट पे हैं एक साथ बहुत सारा खाना ना खाया करें, थोड़ा थोड़ा खाया करें, क्योंकि वो एकदम जो हम बहुत सारा खा लेते हैं ना फिर वो तकलीफ भी होता है हमारे लिए। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा खाया करें और ये समझा करें कि आपका अपना पेट और आपने अपना वज़न कम करना है। ठीक है जी। अच्छा, मेरा वज़न बहुत ज़्यादा एक टाइम पे बहुत ज़्यादा था। मैं सोच रही हूँ एक बार मैं आपको ना अपनी वो वाली पुरानी जो मैं पीटीवी में जब शो करती थी उस टाइम का मैं आपको ज़रूर वो तस्वीर और वो शोज़ का कोई एक आध क्लिप दिखाऊं और उसके बाद फिर अपने ईद वाले शो की दिखाऊं जो अभी ईद गुजरा है, और उसके बाद मैं अभी का आपको दिखाऊं कि डाइट से वाकई फ़र्क पड़ता है। आप एक्सरसाइज करें, डाइट करें, थोड़ी वॉक करें। वॉक पूरा 2-2 घंटे खुदा के लिए ना करें, आपके घुटनों में बहुत शदीद दर्द होगा। कुछ लोगों के जहनों में बसा हुआ है कि आप 2 घंटे 1.5 घंटे वॉक करें आपका वज़न कम हो जाएगा। खुदा को मानो भाई, घुटनों में दर्द हो जाएगा। इतनी ज़्यादा वॉक आप ना करें कि 2-2 घंटे आप चलते जा रहे हैं और बाद में आप 2 दिन उठ नहीं सकते। हर चीज़ें कहते हैं मयाना रवि इख्तियार करनी चाहिए हर चीज़ में, सिर्फ खर्च में और इन चीज़ों में नहीं, इन चीज़ों में भी कि कौन सी चीज़ ज़्यादा करनी कौन सी कम। बस सब चीज़ें इतना करें कि बस आप बर्दाश्त कर सकें। आप इंसान हैं, आपने सारा दिन काम भी करना है, घर को भी देखना है, फैमिली को भी देखना है। तो इतनी सारी अगर आप वॉक कर लेंगे तो बाकी मामलात कौन देखेगा? ठीक है जी। अच्छा जी, आप हमारे शो पे लाइव कॉल भी कर सकते हैं। लाइव कॉल करके आप मुझसे भी बात कर सकते हैं, हमारे शो के बारे में भी कोई बात करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। साथ साथ हमारे गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे भी बात कर सकते हैं। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उससे आज बड़े मज़े का एक टॉपिक हमने रखा है, उस पर हम बात करेंगे। टॉपिक भी मैं आपको बताऊँगी। हमारे साथ आज जो डॉक्टर मौजूद हैं वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और बच्चों के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज हमने सोचा कि हमारा टॉपिक ये होना चाहिए कि जो बच्चे पैदाइश के बाद कुछ लोगों बच्चों के दांत देर से निकलते हैं, कुछ बच्चे देर से खड़े होते हैं, कुछ बच्चे देर से कदम बढ़ाते हैं, चलते हैं देर से, कुछ बच्चे देर से बोलते हैं। मतलब वक्त जो एक टाइम होता है ना फिक्स के इस टाइम पे बच्चा बैठना शुरू हो जाएगा, इस टाइम पे बच्चा चलना शुरू हो जाएगा, इस टाइम पे बच्चा माँ कहना शुरू हो जाएगा। वैसे सबसे पहले माँ ही कहता है बच्चा। तो ये चीज़ें क्यों होती हैं आया, इस पर हम आज का हमारा ये टॉपिक है, इस पर हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। आप हमें लाइव भी कॉल कर सकते हैं अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं डॉक्टर साहब से। तो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बहुत शुक्र अल्लाह का, मालिक का बड़ा एहसान। अच्छा, आज कराची के थोड़ा सा मौसम पे भी आते हैं, फिर डॉक्टर साहब से मैं और बातें करूंगी। ये आज दूसरा दिन है कराची का मौसम बड़ा मजे का हुआ, तो आपने किस तरह से ये कल का दिन कैसे एंजॉय किया? कल का भी बड़ा मजे का बिल्कुल मौसम। सही कह रही हैं आप। जहाँ मौसम अच्छा होता है डेफिनेटली एक ग्लैमर डेवलप होता है तबीयत में और मिजाज के अंदर। लेकिन जैसे हमारा जो अपना जो लेवल है वो ये होता है कि हम लोग चूँकि बहुत बिजी होते हैं, हम सब बाहर देखते हैं, गाड़ी से शीशा नीचा करते हैं। हाँ। और हम देखते हैं अच्छा भाई बहुत अच्छा मौसम है, बारिश आ रही है, अच्छा ये हो रहा है। क्लिनिक में बैठ के जाके और वहाँ से वो थोड़ी देर के बाद कि सर वो कुछ बूंदाबांदी सी हो रही है, अच्छा बस यार वो 2-4 मरीज देखे जरा देखते हैं बाहर। तो हमारा ये टाइम रात 12-1 बज जाता है। अच्छा। तो इस तरह से ये सिचुएशन होती है। जो पेशेंट आते हैं वो बताते हैं कि भाई बाहर इस तरह से हुआ और इस तरह से मौसम खूबसूरत हुआ। ये हेल्थी मौसम कहलाता है ये, और इसमें अल्लाह की ख़ास रहमत है, इसलिए कि ये बारिशों का मौसम भी कहलाता है। हाँ। और बारिशें आपको पता है कि मिजाज पे भी असर करती हैं, हमारी ग्रोथ पे असर करती हैं, हमारे इन्वायरमेंट पे ग्रीन हमारे यहाँ जो है वैलीज बन जाती हैं। तो एक अच्छा मौसम डेवलप होता है ये। लेकिन थोड़ा सा उन लोगों के लिए जहाँ जैसे लोड शेडिंग हो रही है, तो अब मेरा है जैसे मेरा हॉस्पिटल है, घर है, वहाँ 16 लगे हुए हैं। ठीक है। अच्छा, जब हम सुबह जब बताते हैं कि लाइट नहीं है तो हम कह रहे ये 16 बंद हो जाएगा। अरे भाई जल्दी जनरेटर का अरेंजमेंट करो। हाँ, बिल्कुल। तो हमारे लिए भी थोड़ी सी मुश्किलें मुश्किल पैदा है। होती हैं। बिल्कुल। तो इस हवाले से होता है। और वो वाकई 16 बंद हो जाता है, 2-3 घंटे चलने हाँ, के बाद बंद हो जाता है। फिर वो जनरेटर चलो तो इधर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। हाँ। अच्छा, जहाँ धूप निकलती है हम कहते हैं यार मौसम तो बहुत गर्म हो गया और ये हुआ, लेकिन लाइट बड़ी चल रही है, एसी भी चल रहा है, सब चल रहा है, सोलर सिस्टम डेवलप है।
तो दोनों तरफ ही मुश्किलात भी हैं और सुकून भी है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे मैं 2-3 दिन से ना, मुझे सुबह मेरी मेड आई तो वो, मैं जब दिन को सो के उठूँ तो वो मुझे, मैं बोलूँ आज मौसम बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे कहे आपको नहीं पता रात को फुहार हुई थी? मैं पूछती थी कितने बजे? 3 बजे, कभी कितने बजे? 4 बजे। मैं कहा यार बात सुनो, तुम मुझे मिस बेल दिया करो आधी रात को कि फुहार पड़ी, ताकि मैं घर सही, से बाहर बाहर निकल जाऊँ। निकलूँ। मतलब हम लोगों को ये मौसम बिल्कुल, इतना मज़े का बहुत लगता इंस्पायर है। होता है। हाँ, कि हम चाहते हैं कि आधी रात को भी अगर हो तो हम बाहर निकल जाए। पर बाहर मैं निकल कल से बारिश का बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रही हूँ कि सही। आ जाए। वैसे पहले तो जब कहा जाता था आज 3 बजे बारिश होगी, 3 बजे हो जाती थी, पर अब नहीं होती उस टाइम पे। पिछली दफ़ा डिक्लेयर हुआ था कि 27-28 जो है वो जून से आएंगी मानसून की हवाएं, तो सब वेट करते रहे, बिल्कुल। लेकिन वो नहीं हुआ। हाँ। अब नई डेट 15 जुलाई आई है, अच्छा। तो अब देखते हैं 15 जुलाई को क्या होता है। ठीक है जी। अच्छा जी, आज डॉक्टर साहब हमारा जो टॉपिक है ये बड़ा, मतलब अमूमन माएँ बड़ी परेशान रहती हैं कि बच्चा जो है वो देर से बैठ रहा है या देर से चल रहा है। सही। हाँ, तो ये किस वजह से होता है कि बच्चे, कुछ बच्चे तो वक्त से पहले चलना शुरू कर देते हैं, सही। वक्त से पहले बैठना भी शुरू कर देते हैं, सही। बोलना भी शुरू कर देते हैं। सही। देखिए सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है आपकी डिलीवरी डे। डिलीवरी यानी बच्चे की बर्थ किधर हुई है। वो बच्चे जो हॉस्पिटल में होते हैं वो बच्चे कम प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। वो बच्चे जो घर में होते हैं उनमें ज़रा प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। अच्छा। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये होती है कि ऐसे बच्चे जिनको फौरी तौर पर ऑक्सीजन मिल जाती है, ये ऑक्सीजन का डेवलपमेंट है सारा। अच्छा। आपकी जितनी भी ग्रोथ हो रही है, बच्चे की ग्रोथ हो रही है, ऑक्सीजन से होती है। अगर ज़रा भी डिले होती है ऑक्सीजन, तो आपका जो डेवलपमेंट है, ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो डिले हो जाता है। अच्छा। हाँ, अब वो बच्चे जो हॉस्पिटल में मौजूद हैं लेकिन वहाँ भी उन्होंने ऑक्सीजन उनको देर से दी, तो वो डिले हो गया। अब क्या होगा, वो हल्का सा जो डिले होना है वो महीनों सालों में मुहीत हो जाता है। अच्छा। या एक बच्चा हो गया, अब आपको पता नहीं लगा, आप घर ले आए उसे, आपने कहा कि साहब ये सब कुछ सही है। जब ये बच्चा 4 और 5 महीने का हुआ, आपने देखा कि इसने कोई होल्डिंग नहीं कर रहा, ये बच्चा को पकड़ नहीं रहा कुछ ले, एक तरफ देख रहा है, हंस रहा है, लाल मुँह से आ रही है, सेलिब्रेशन हो रही है, तो फिर आप परेशान होते हैं कि हुआ क्या मेरे साथ, मेरे बच्चे के साथ। अब डॉक्टर के पास आते हैं आप, जब हमारे पास आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि भाई कहाँ हुआ डिलीवरी? उसने कहा सर हॉस्पिटल में हुई थी और ये बात तो थी, ऑक्सीजन तो इसको मिली थी लेकिन शायद देर से मिली थी, भाग रहे थे इधर उधर थे, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, या सपोज करें वो घर में थी लेकिन उसने घर में बताया कि भाई फ़ौरन हॉस्पिटल लेके जाओ, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, वहाँ पहुँचे, हमने ऑक्सीजन वगैरह लगाई इसे। तो इस तरह से तो प्रोसेस तो हुआ था। तो हम उससे कहते हैं कि जब बच्चों को हम चेक कर लेते हैं, उसके हाथ पे सारे आज़ा सब नॉर्मल हैं, आँखें वाँखें सब नॉर्मल हैं, तो और सिर्फ उसका डिले हो जाता है, यानी डेवलपमेंट डिले हो जाता है, इसे हम लोग कहते हैं डिले माइलस्टोन कहते हैं। तो जब ये डिले माइलस्टोन होता है तो हम उनको बताते हैं कि आपका बच्चा एक तरफ से तरह से तो गुड लक में है और एक तरह से बैड लक हुआ। बैड लक आपका बच्चे का ये हुआ कि हर चीज़ जो 4 महीने और 6 महीने और 12 महीने में होनी थी, अब वो डिले हो गई। डिले हो गई। या अब उसके भी डेवलपमेंट बताया जाता है। और अगर वो बच्चा के जो अपना इन टाइम हो रहा है, सारा सिस्टम डेवलप हो रहा है, वो अपना वो नॉर्मल है, मगर इसकी तमाम चीज़ें, यानी ये नहीं होगा कि खुदा ना खास्ता अगर चला तो लैंक हो गया, पैर में कोई प्रॉब्लम हो गई, आँख नहीं सही देख नहीं रहा, ऐसी चीज़ें नहीं हुई, यानी उनमें डिफॉर्मेशन कोई नहीं हुई है, डिफॉर्म कुछ भी नहीं हुई। अच्छा। उसके हाथ पैर नाक सब कुछ, कान सब कुछ अपने नॉर्मल है, सिर्फ एक प्रोसेस जो है डेवलपमेंट का, ग्रोथ का, हाँ, वो slow डिले हो गया। हुआ है। हाँ। तो ये बच्चे इस तरह से आ जाते हैं, इसमें भी प्रोसेस अलग है। अगर ऑक्सीजन देर से मिली है तो एक बच्चा जो 6 माह की उम्र में बैठ रहा है अब 2 साल में बैठेगा। अच्छा, मज़ीद डिले हुआ है, देर से हुई, तो वो 3 साल में बैठेगा। जल्दी मिल गई थी, 12 महीने में बैठ जाएगा। ये भी एक रेशो होता है इनका। हम कैलकुलेशन करके मरीज़ को बताते हैं कि इतने उम्र में ये इंशाल्लाह ये बैठेगा, चलेगा और जो है इतनी चीज़ें बोलेगा, इस तरह से होगा। बाद बच्चों की स्पीच देर से हो जाती है। अच्छा। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे पास जो है मिसमैनेजमेंट है। नहीं, अगर एक एंटीनेटल अगर अच्छी हो रही है, एक मदर की, आपने हॉस्पिटल में अपना नाम लिखवा दिया, एंटीनेटल हो रही है, घर में यूजुअली जवाब नहीं है डिलीवरी का, केसी साहब हॉस्पिटल में कराएं, क्योंकि बच्चों को एक बाकायदा एक सेक्शन है, एक प्रोसेस से गुजरता है। आफ्टर डिलीवरी बच्चा जो है एक प्रोसेस से गुजरता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। उसमें पूरा जो सेक्शन है, नाक का आना, साफ़ सुथरा करना, ऑक्सीजन बहाल करना, आज़ा को चेक करना, उसका सब चीज़ें देखना है। फिर और बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं, जैसे बताऊँ मैं, टेटेनस है,
खुदा ना खास्ता ड्यूरिंग डिलीवरी जो है ऐसी कोई चीज़ उसको टच हो गई है या इंजरी हो गई है कोई, तो उनको पता ही नहीं चला। हमारे लिए वो तो बात में डेटेंस हो गया है, बच्चों को आग भर ले गया, वो तो बच्चा जिसमें पकड़ना शुरू हो गया बच्चों का। तो ये सब चीज़ें जो है बेस्ट एंटीनेटल, मैं ये सब चीज़ों से आपको महफूज रखती है, तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। ठीक है जी, कॉल लेते हैं, फिर यहीं से सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मैडम, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत है? अल्लाह का शुक्र जी। आप कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? मैं जी अंजुम बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी, क्या कहेंगे अंजुम? मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहता कि डॉक्टर आबिद साहब है ना ये? जी 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 जी। डॉक्टर साहब माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं, बड़े खूबसूरत नजर आ रहे हैं। आपका प्रोग्राम मैं मुस्तकिल देखता हूँ माशाल्लाह, बहुत और शुक्रिया। आप काफ़ी चैनल पे भी आ रहे हैं, जी जी, बड़ा अच्छा आप बोलते हैं, बड़ा अच्छा बताते हैं। अल्लाह पाक आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, बहुत शुक्रिया। और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत अच्छा आप प्रोग्राम कर रहे हैं, और मैडम आप भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त उनके साथ होस्ट करती हैं, थैंक यू, ज़बरदस्त, बहुत लाइक करते हैं। मेरे फ्रेंड्स भी आपके साथ मेरे साथ मेरा आपका प्रोग्राम देखते हैं। थैंक यू, माशाल्लाह। थैंक तो यू दुआ वेरी में मच। याद रखें डॉक्टर साहब, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। थैंक यू, बहुत ही शुक्रिया। अस्सलाम शुक्रिया, वालेकुम। बहुत शुक्रिया। सलाम। अच्छा जी। असल में इस किस्म की जो कॉलें आती हैं बहुत ज़रूरी है। एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। हाँ। आप ये सोच लें वो कोई भी हो, कोई भी सा इम्प्रेशन लाजमी पड़ता है, इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है। अब आपको मुझ पे हुआ, हम थोड़ा सा बकब हो गए और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि एक बनीनो इंसान में अंदर कुछ मौजूद जो हमें देख के खुश हो रहे खुश हो रहा है, हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद क्या है? यही है ना, यही है, कि हम बिल्कुल। अपने आप को जो है खुशियाँ बिखेरें, बातचीत करें। अच्छा, फिर अगर हम बात कर रहे हैं या प्रोग्राम का, खुद सुन भी रहे, देख भी रहे और थोड़ा अप्रिशिएट भी कर रहा है, तो ये भी अल्लाह की देन है, बिल्कुल। खूबसूरती। वरना आज का पता हर शख्स अपने अपने इतना ज़्यादा एक हेजिटेशन हमारे यहाँ पाई जाती है, एजिटेशन, तो उसमें ये सब चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, हम लोग नहीं एक दूसरे को रिस्पॉन्स दे पाते। बहुत शुक्रिया अंजुम साहब का और उनके दोस्तों का। हमें देखते रहिएगा इंशाल्लाह, और अच्छी अच्छी मालूमात लाएंगे, अच्छे अच्छे प्रोग्राम पेश करेंगे अनुषा जी, और इंशाल्लाह आप मुतमईन होंगे। बिल्कुल। जी। अच्छा जी, ये तो हमारा आज का टॉपिक है। इस पे अगर आप भी कोई बात करना चाहें, अगर अल्लाह ना करे आपके बच्चों को भी कोई ऐसा अगर मसला है और आप परेशान हैं, तो उस पर आप ज़रूर कॉल कर सकते हैं। कॉल में अभी फिर एक और कॉल है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैनी कैसी हैं? मैं ठीक हूँ याया, आप कैसे हैं? याया ही अल्हम्दुलिल्लाह। चले, आपने मुझे पहचान लिया। जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब को भी बहुत सलाम हो। जी, आपका जो बस। इंट्रो होता है ना, इंट्रो बड़ा शानदार होता है, बड़ा जबरदस्त होता है। इसमें बड़ी कोई ना कोई मैं बायोस टिक करता हूँ बहुत कि शुक्रिया। आपने कहा ना इत्तेदाल और म्यान रवि इख्तियार करनी चाहिए। और मेरा सवाल भी कुछ इसी किस्म का है डॉक्टर साहब से, क्योंकि डॉक्टर साहब बात ये कि बच्चों, मेरे बच्चे थोड़े बड़े मकसद के कॉलेज में आ गए, लेकिन प्रॉब्लम ये कि आजकल के बच्चों का एक जिम का एक चक्कर चल गया है। जिम तो वो जरूर जाते हैं। अब मैं अपने बच्चे से बात कर रहा था, बेटा आप अर्ली इन द मॉर्निंग तो उठते नहीं है, आपको वो मॉर्निंग का जो फ्रेशनेस है, वो जो एनवायरनमेंट है वो मिलता नहीं है, और आप शाम में जिम चले जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि जी मुझे तो वॉक करने की जरूरत ही नहीं है। अब जो डॉक्टर साहब, एक जिम का एक कॉन्सेप्ट इतना गलत बन चुका है कि वहां जिम में जाके 2 घंटे लगा के रात को बेतुके टाइमों पे जाके कर लेते हैं जिम, उसके बाद वो सोते रहते हैं दिन भर, और जो फिजिकल एक्टिविटी उनकी जो प्रॉपर टाइमिंग के हिसाब से वो नहीं होती। आप हमारी नौजवान नस्ल को ये बताइए कि भाई ये जो सुबह का उठना कितना जरूरी है, हेल्थी इन्वायरमेंट का, हेल्थी एटमॉस्फेयर की हवा लेना कितना जरूरी है, ब्रीथिंग के लिए कितना जरूरी है, और वॉक जो एनी ने कही ना, वॉक का जो प्रॉपर टाइम है, यानी अगर मैं एक एवरेज जो एक मिनिमम टाइम वो कितना करना चाहिए वॉक, और किस उम्र, मतलब जैसे बच्चे हैं तो ब्रिस्क वॉकिंग करें या बड़े हैं तो वो वॉकिंग का अंदाज भी जरा बता देगा। बहुत शुक्रिया एनी। बहुत जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ जी, हाँ माशाल्लाह। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हमारा एक प्रॉब्लम है हमारे माशरे का ये, और इसकी वजह बिल्कुल पेरेंट ही है। हम और आप भी इसके जिम्मेदार हैं। देखिए, अगर हम बच्चों को, जब एक बच्चा छोटा था तो हमने उसको उठना बैठना चलाना खिलाना भी सिखाया था, उस वक्त हमने इनकी रोटेशन, इनकी लाइव रूटीन क्यों नहीं बताई हमने है? हम जब ये देख रहे हैं, हालांकि देखिए जितने भी स्कूल हैं ज़्यादातर मॉर्निंग सेशन में ही होते हैं। पहले शुरू में होता था कि दोपहर को हो गया, लेकिन सब मॉर्निंग में होते हैं। मॉर्निंग का मतलब ये कि आपका बच्चा सुबह उठेगा, सुबह उठेगा। तो आदत बच्चे को हमने शुरू से डाली थी जल्दी उठने की, लेकिन फिर हुआ ये कि वही बच्चा थोड़ा सा लेजी इस तरह से हुआ कि प्यार मोहब्बत में आ गया। अब 2 दिन हुआ, 1 दिन छुट्टी कर ली, वो देर से सो गया, उठे ही नहीं है। आपने कहा चलो बेटा कोई बात नहीं, आप कल चले जाएंगे। फिर 3 दिन हुआ, फिर एक छुट्टी की। अब वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता ऑल्टर हो रहा है, मिजाज क्या हो रहा है, उसने सोचा कि मैं अगर ज़िद भी करूँ तो नहीं जाऊँ किसी दिन।
तो ये बच्चों में चीज़ें जब डेवलप हो जाती हैं तो वो खुद मुख्तारी आ जाती है उनमें, अपनी जिम्मेदारी आ जाती है और माँ बाप को नज़रअंदाज करते हैं। इसमें माँ का रोल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। हालांकि जो स्कूल हैं, जो मदरसे हैं और जो नर्सरी की क्लासेस हैं और बड़ी क्लासेस हैं, वो पाबंद करते हैं कि आप बच्चों को टाइम पे लेके आएँ और वो एक्शन भी लेते हैं। वो बेचारे जितना ले सकते हैं वो लेते हैं वो, लेकिन हमने रूटीन ही सही नहीं रखा। अगर हम अपना इस्लामिक शरीयत रखें, देखिए नमाज फजर है, कभी ये नहीं हुआ, किसी कानून में तब्दीली नहीं हुई अल्लाह के कि चलो आज लेट हो गए देर से कर लो। कज़ा है, सज़ा है उसकी, है ना, कज़ा पढ़ोगे सज़ा है, लेकिन उसने ऑप्शन आपको दिया कि शायद आप वापस आ जाओ, बैक कर लो। रमज़ान है, रमज़ान क्यों हम सुबह उठा रहे हैं 4 बजे? अल्लाह मियाँ हमें 4 बजे क्यों उठवा रहे हैं? भाई खाना खाना उठ के आधी रात को उठ के आप खा रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, ये कोई क्या तरीका है? ये कुछ समझ नहीं आती ना ये, लेकिन उनको पता है कि यही रूटीन है, यही लाइफ है आपका, आपको इसी तरह गुजरना है। और यही नहीं है, पीछे पूरे लॉन्ग हिस्ट्री है, पूरे अंबिया की और जनाब जो है औलियाओं की, कराम की सारी लाइफ के लिए आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। बिल्कुल लाजमी सुबह उठना है, सुबह आपने फूड भी लेना है। और हमारे इस्लाम के मुताबिक अगर हमें रमज़ान में पूरा महीना रोज़ा रखना और सुबह उठना और फजर टाइम नमाज है, तो इसका मकसद ये नहीं कि हमने सुबह सुबह उठ के अल्लाह को याद रखना है। अल्लाह ने हम बंदों को ऐसा याद रखा है कि सुबह सुबह नमाज के बहाने मेरे बंदे उठेंगे मुझे सजदा करने, ताकि वो तंदुरुस्त और सेहतमंद है। मौला अली का कौल है, मैं यहाँ बता दूँ कि मौला अली फरमाते हैं कि आप सुबह जल्दी उठें, आपका रिस्क सुबह डिस्ट्रीब्यूट होता है। बेशक अगर आप उठ गए, देर से गए, तो रिस्क आपकी गई। अब देना तो है उसने, लेकिन जिस तरीके से देना है वो तो फिर रोते पीटते। तो हमें उठना है, ये हमारे इस्लाम में है, हमारे अंबिया कराम ने सबको ये बताया। और मैं छोटी सी ये बात बता दूं कि हमारी तरक्की का राज भी यही है। हम लोग शुरू से हमारे पेरेंट ने सुबह उठाया, हमारी नमाज, अब ये समझेंगे भी देखेंगे साहब वो आदमी कह रहा है तो नमाज नहीं होता, कि हकीकत है मेरी नमाजें पूरी हैं लाइफ की, मेरे रोज़े लाइफ के पूरे हैं। ये कितने कम लोग होते हैं, लेकिन मेरा इसलिए कि मेरी तरबियत ऐसी है ना, मैं कभी जानते ही नहीं हूँ कि सूरज देर से उठाऊँ, मैं देर से उठाऊँ। मैं हमेशा 4:30-5 बजे उठता हूँ, ऑटोमेटिक आँख खुलेगी शुरू से। जब से MBBS कर रहे थे, लाइटें थी नहीं थी, स्पेशलाइजेशन गया, बाहर चला गया, बाहर के मुल्कों में रहा, लेकिन सब देखते थे, मैं उठ के बाहर देखता था कि यार सब सड़कें कैसी हैं, लोग बाहर 8 बजे 7 बजे अपने ऑफिस से चले जाते थे बाहर के मुल्कों में। मैं उठ के देखता था हवा आ रही है, अच्छी आ रही, ये शुरू से आदत है, आज भी वही हैबिट है हमारी। और अब कितना हशात बचा है। अच्छा ये चीज़ें बच्चों में डाली गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, इन्होंने ये भी आया ने पूछा, जिम जो आजकल एक बड़ा मुझे लगता है कि अगर कोई बच्चा जिम नहीं जाता तो उसको फील होता है कि मैं नहीं जा रहा और सब जा रहे हैं। मतलब ये ऐसे लगता है कि जैसे एक फैशन में चीज़ हम लोगों की आ गई है ना, कि हमने बाल स्ट्रेट करने तो करने ही करने। आज मैं नज़र नहीं आ रही, डॉक्टर साहब नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे, मुझे दिखाओ भाई, मैं बात कर रही हूँ, ऐसे लग रहा है डॉक्टर साहब मेरी आवाज़ में बात कर रहे हैं। अच्छा जी, तो चीज़ ये है कि एक तो उन्होंने ये सवाल किया कि जो जिम का टाइम है वो रात का है, ऐसा भी है कि 10 से 11, 10 से 12 भी है, मुझे भी इस चीज़ का इल्म है। बिल्कुल। एक्सरसाइज के लिए कौन सा टाइम बेस्ट है? ठीक है, अब अगर आप सारा दिन के थके हुए रात को सोने के टाइम पे जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये समझ आने वाली चीज़ है, मुझे नहीं आ रही। सही है, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें हैं, इसमें डिवाइड करते हैं हम ना ये लोगों को उम्र एज वाइज ना। जो बड़े उम्र के लोग हैं उनके लिए बेस्ट सुबह और रात को खाने के बाद 20 से 40 मिनट्स की वॉक बेहतरीन है। मतलब ज़्यादा एजेड लोगों के लिए जो अबव 40 अबव 50 हैं, वॉक जो है वो स्लो करनी है या फास्ट? बहुत स्लो करनी है। आप घर से बाहर निकल जाएं, आपने कहा कि चलो ऊपर कॉरिडोर है या बाहर आगे वॉक करना है यहाँ से वहाँ तक, यानी आप 20 से 40 मिनट्स की आप वॉक करेंगे, हंसते खेलते अपने चल रहे आ रहे बैठ के, वो इतना बेहतरीन रिजल्ट आपको देगी, चीज़ें होंगी। अच्छा, अब जो बच्चे हैं हमारे जो स्कूल गोइंग है उनके लिए इवनिंग टाइम, उनका इवनिंग टाइम बेस्ट है। मगरिब के बाद, मगरिब पढ़ लें, इशा पढ़ लें और फिर ये जिम चले जाएं आप। 2 घंटे बच्चों के लिए है। अच्छा, बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे यंगस्टर है, आधा घंटा तो उनका पता ही नहीं चलता कहाँ, वो तो खेलते कूदते रहते हैं ना रुबा, तो वो रहते हैं, फिर उनके मसल पड़ने शुरू होते हैं। अच्छा, वो बच्चे क्योंकि बच्चों में स्टेमिना बड़ों के मुकाबले में ज़्यादा होता है, तो वो बच्चे जो है अब जब वो शुरू करते हैं, अब जब वो घर आएंगे 2 घंटे के बाद एक्सरसाइज करके, तो हर बच्चा, मेरे अपने बच्चे जाते थे,
अभी छोटा एक बेटा है मेरा, अभी इंटर क्लियर कर रहा है, वो भी अभी जाता है। जब वो आता है तो सांस फूला हुआ उसका बिल्कुल जिम, और बेहतर एक्सरसाइज की होती है, कहेंगे बाबा अब जूस वूस लेने, अब थोड़े दिन में खाना वाना खाऊंगा, हल्का फुल्का खाऊंगा। आप यकीन करें माशाल्लाह इतनी खूबसूरत ग्रोथ है बच्चों की, रंग रूप निकले हुए हैं, बॉडी निकली हुई है, जहन फ्रेश है, नेगेटिविटी आती नहीं है इन बच्चों में। बिल्कुल। इसकी वजह क्या है, जितनी भी एक्सरसाइज हैं उनका जो बेस है हमारा वो मोरल है, इखलाक है, एथिक्स है। जितने भी आप देखें वो एथिक्स सिखाते हैं, पहले सब्र सिखाते हैं कि आप सब्र और तामुल का मुजाहरा करें, आप में टॉलरेशन डेवलप करें अपने की, जब आपकी बॉडी बनेगी जाके आप, जब आप अपने रूह को अच्छा करेंगे तो जिस्म बनेगा आपका। बिल्कुल टाइम में ये दोनों लाजिम मुल्ज़िम है दोनों चीज़ें। और जो बच्चे जिम भी जाते हैं, पढ़ते भी हैं और सुबह भी उठते हैं, मैं समझता हूँ बस मार्वलस हैं, उनका फैमिली मार्वलस है। इन साहब को जो याया साहब ने बताया था कि एक्सरसाइज का अपने लिए, मैंने कहा आप जो है मॉर्निंग रखें सेशन, और रात को 20 to 40 मिनट रखिए। बच्चे हैं उनको आप जो इशा के बाद आप भेज दें 1.5-2 घंटे के लिए, वो बच्चे एक्सरसाइज करके आ जाएं, फिर आप बैठ के उनके साथ उनसे पूछें, शेयर करें आप, बेटा आपने किया, वो आपको बड़ा खूबसूरत तरीके से बताएगा। आज बाबा यूँ था और मैं यूँ था और मेरा ये मसल हुआ, आज बाइसेप बना, मेरा बनाना हुआ। तो ये इतना अच्छा टॉलरेंस डेवलप होता है ना। जब बच्चे सोते हैं, सुबह सेहतमंद उठे, नमाज पढ़ी, ये आप डेवलप करनी पड़ेगी। ये बच्चे सीख ज़रूर रहे हैं, लेकिन जब तक आप उनको इंटीमेट नहीं करेंगे, आप उन्हें मेडिटेशन नहीं कराएंगे, ये बच्चे फिर भूल जाएंगे आगे जाके। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, लड़कियों को मुझे बचपन में बड़ा शौक था कि मैं ब्लैक बेल्ट कराटे सीखूं। तो जब मैं उस तरफ गई, मैं वहाँ हमारे ताई कराटे क्लब है, उनका नाम ज़रूर लूँगी मैं, कि वहाँ से मैंने सीखा और मैं ब्लैक बेल्ट हूँ। तो मुझे फिर हुआ कि मैंने एक्सरसाइज भी साथ करनी, तो मुझे बड़ा शौक था बॉडी बनाने का, लड़कों वाली। तो मैंने उसके लिए बड़ा वेट उठाया, और अब मुझे पता चला कि नहीं, लड़कियों में जो है ना नाजुक सी लड़कियां अच्छी लगती हैं, और ये लड़कों पे सूट करता है। तो अब मैं बड़ी मेहनत कर रही कि कम हो जाए, फिर बिल्कुल बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो ये उन लड़कियों के लिए कि प्लीज़ जो मेरी तरह शौक रखती हैं इस तरफ मत जाएं, वरना फिर आप जब भरपूर जवान होते हैं ना, फिर आप सोचते हैं कि गलत कर दिया हमने। आप कराटे सीखें, आप ब्लैक बेल्ट हो जाएं, आप सब कुछ करें, पर अपनी बॉडी को लड़कियों जैसा ही रखें। मर्दों वाली ये चीज़ बिल्कुल भी ना करें, जो कि अब औरतों में आ रही है चीज़, मैं देख रही हूँ। मैं जिम जाती हूँ, लड़कियों का यही होता है कि नहीं मुझे लड़कों की तरह बॉडी बनानी है, मतलब यार लड़की नहीं लगोगी। खैर, इस पे हम और भी बात करेंगे। अभी आया शो में एक ब्रेक का टाइम, तो कहीं ना जाएं, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वी कैन शाइन विद एनीशा, और मैं हूं एनीशा। और अच्छा जी, आज की सुबह बड़ी, मतलब मेरा दिल वैसे ही बड़ा खुश है, पता नहीं क्यों खुश है, ये मुझे भी नहीं पता, पर अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं खुश हूँ। और मैं अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे सेहतमंद और इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है। इसके लिए मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम है, आप भी शुक्र अदा किया करें, क्योंकि ये नेमत कुछ लोगों के पास नहीं है जो सेहतमंद ज़िंदगी हो। आप उनसे पूछे कि सेहत कितनी बड़ी चीज़ है। अच्छा जी, साथ साथ एक और सवाल आया जो मैंने कहा मैं डॉक्टर साहब से पूछती हूँ। डॉक्टर साहब, अब एक चीज़ है, लड़कियां जब जिम जाती हैं तो कहते हैं ना, हम लोगों ने तो यही, मैंने अपनी अम्मा से भी सुना, अपनी नानी से भी सुना, दादी से भी सुना, और उसके बाद जिम में जाके देखा कि उन्होंने तो किसी से भी नहीं सुना कि लड़की बड़ी नाजुक होती है, उसको ऐसे बैठना नहीं चाहिए, ऐसे वजन नहीं उठाना चाहिए, इतना तेज भागना नहीं चाहिए, मतलब काफ़ी सारी चीज़ों से लड़कियों को रोका जाता है, जो मुझे भी एक टाइम पे बड़ा रोका जाता था। मेरी नानी बड़ा रोकती थी कि ये वजन ना उठाओ, तुम भागती क्यों, मुझे बड़ा शौक होता था ना इन चीज़ों का। तो अब जब हम जिम जाते हैं, इतनी टफ एक्सरसाइजेस लड़कियों से करवाते हैं, इतनी टफ कि मैं कहती हूँ मर्द के पसीने निकल जाए, इस तरह की एक्सरसाइज करवाते हैं। तो आया वो लड़कियों के लिए मतलब किस वो गलत उस पर तो नहीं जाती, क्योंकि लड़की बड़ी नाजुक है, फिर वो अनमैरिड है, तो उसने शादी भी उसकी होनी है, काफ़ी सारे मामला अलग हो जाते हैं। सही, इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आपका एम है, आपका और आपके बच्चों का एम। क्योंकि अभी जो बच्चे हैं आपके, वो अभी तक फुल डेवलप, उन्होंने अपना माइंड डेवलप नहीं किया हुआ है, अभी वो ग्रोइंग एज पर हैं, प्रोसेस में है वो। आपने उनसे पूछा कि बेटा आप क्या चाह रहे हो, और आपने उनको बताया कि बेटा आपको हम जिम ज्वाइन कराएंगे, ये चीज़ें होंगी। अच्छा,
कितना कर सकती हो आप, कितनी देर कर, वो आप पहले एक इंटरव्यू टाइप का बच्चे की नेचर के हिसाब से ले लेंगे आप। फिर आप उसको सिलेक्शन करेंगे कि आपके आसपास सबसे बेहतर जिम कौन सा है, जहाँ पर क्वालिफाइड स्टाफ हो। पहली कोशिश करें कि क्वालिफाइड स्टाफ हो वहाँ का, वहाँ के इंस्ट्रूमेंट सब मौजूद हों, साफ़ सुथरे हों, नए हों, और माहौल अच्छा हो, वहाँ का माहौल भी अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल चाहिए वे उसके लिए आपको खुद विज़िट करना पड़ेगा। आप जाएं, अपने बच्चे के वालिद जाएं, वालिदैन दोनों जाके विज़िट करें, और फिर वो उनसे इंस्ट्रक्शन से पूरी आप उनसे डिस्कशन करें। मैंने खुद देखा है बहुत जो ऐसे इंस्टीट्यूट है बहुत ही उम्दा हैं, बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस है, इतने अच्छे उनके इंस्ट्रक्टर हैं वो, कि जब हमने उनकी क्वालिफ़िकेशन देखी, उनका देखा, अंदाज़ देखा, तो मैं गया एक दफ़ा, तो मेरी वाइफ वाइफ भी गई थी, मैंने कहा भाई अब तो तुम यहीं रुक जाओ तुम यहीं से अपना अच्छा नहीं, मेरे जिम का मैं ज़रूर बताऊंगी, अगर मुझे सुन रहे हैं वासिफ, तो मेरे जो इंस्ट्रक्टर हैं वो वासिफ है, और वासिफ मैं कहती हूँ आला, इतना मतलब मैं जिम जाती हूँ जिस तरह से वो एक्सरसाइज और हर चीज़ समझाते हैं और करवाते हैं, तो मुझे तो उनसे आगे कोई नज़र ही नहीं आता। तो कहना चाहिए, कहते हैं अच्छे लोगों की बात ज़रूर करनी बिल्कुल चाहिए। तो अब मैंने तो कहा कि यार ये इतना अच्छा, वाकई यही हुआ, वाइफ ने ज्वाइन किया सब में ना, वो अबाउट 40, 42, 43 हैं थी, तो ये पिछले साल की बात थी, तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। मैंने देखा 2 चीज़ों में बड़ी तब्दीली आई, ये होंगी जब आप जाके काउंसलिंग करेंगे, बातचीत करेंगे, अच्छे इंस्ट्रक्टर है, अच्छे माहौल है, डाइट वाइट साहब ने कर दिया, तो मैंने देखा फर्स्ट 15 डेज में उनके अखलाक में बड़ा फ़र्क आया, बेगम के अखलाक में बड़ा फ़र्क आया। मतलब जो चीज़ें वो पहले हम आके बैठते थे, अब वो उसको खुश अखलाकी से बात करती हैं। अच्छा, वो ये समझ रही हैं और उनके जहन में आ रहा है कि मैं पहले से बेहतर हो रही हूँ, हाँ, अखलाक के तौर पर, रूहानी तौर पे बेहतर हो रही हूँ। मैंने देखा कि उनकी जो इबादत वाली चीज़ें थी, नमाज, उनमें पाबंदी आ गई, सदका खैरात बढ़ा दिया उन्होंने। मैंने कहा भाई ये क्या, आप क्या कर रही हो? कहने का आपको नहीं पता है, ये सेहत के लिए ये सब ज़रूरी है। यानी आप ये देखें, अच्छा इंस्ट्रक्टर कहीं भी हो वो आपके लिए अच्छा ही साबित होगा, अच्छा साबित होगा। हमने एक प्रॉपर वे किया, बेहतरीन काम हुआ। आप भी इसी तरह, हम भी मैसेज यही देते हैं लोगों को कि आप किसी पे भरोसा नहीं, आप खुद जाएं बच्चों को लेके, और ये लाजमी है आपका, एक समझ लो कि बच्चों के लिए जैसे एजुकेशन है ना, तालीम, ऐसे ही आपको जिम ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है ये। अच्छा, फिर कुछ एक्सरसाइज होती हैं जो घर में करते हैं आप घर में भी उनको गाइडलाइन दें कि बेटा आप सुबह उठ रही हैं या दोपहर या रात है, आप ये कम से कम इतना वो करें, और डाइट प्रॉपर लें। एक चीज़ आप बच्चों को ज़रूर सिखा दें, मेरे अपने जो सबको मैं मैसेज ये देता हूँ कि आप बच्चों को कम खाने पे तवज्जो दिलाएं। हर बच्चा जो कम खाएगा, प्रॉपर वे में एक्सरसाइज भी होगी, चलेगा फिरेगा, यानी कम से मुराद ये नहीं कि वो खा ही नहीं रहा, एक प्रॉपर वे में खाए, ये नहीं कि 3 रोटी तो 4 हैं, तो 1 और 2 फ्रूट, ये वो चिप्स और कोल्ड ड्रिंक और ये इस तरह का, और ये चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं ये बंद कराएं। ये चीज़ें नहीं दें, ये किसी भी सूरत में जो फ़ायदेमंद बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों के, हमारे लिए भी नहीं। हम खुद ही नहीं, हम देखिए चाय पी रहे हैं ना, दैट इज़ बेटर, ये चाय बेटर है हमारे लिए, हम भी तो पी रहे हैं, हम यहाँ कोल्ड ड्रिंक रख देते हैं, हम मैसेज देना है, लेकिन देखिए ना ऑलरेडी जो काम हो रहे हैं, बेहतर काम हो रहे हैं, तो इस तरह से हाँ, ये भी बता दें फीकी पी रहे हैं हम लोग। मतलब ये कि हम उनको बता रहे हैं कि जो ज़रूरी वो करना है आपने, शो नहीं है कि अभी कोल्ड ड्रिंक ही पीना है आपने मिल्क ही लेना है, आपने इतने फ्रूट खाने हैं, आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप प्रॉपर वे में डाइट को सजेस्ट करें, अपने टाइम के हिसाब से करें, एक टाइम टेबल जैसे वो याया खान ने की थी, वो अलमिया जो बता रहे हैं कि भाई बच्चे उठते नहीं, वो तो सबका है, लेकिन हमें बहुत तवज्जो की ज़रूरत है, अपने बच्चों पे बहुत तवज्जो देनी है। सुबह लाजमी उठाना है, आप सुबह उठाने का सिलसिला, सुबह नमाज़ पढ़ाएं, नहीं है तो चलो थोड़ी देर उठ के एक वक्त आएगा बच्चे आपके नमाजी हो जाएंगे। जिधर उनका कॉन्शियस लेवल बढ़ा, वो आप समझ जाएंगे कि ये हमें नमाज़ पढ़नी है। एक चीज़ अगर हम बच्चों को बता दें कि बेटा अगर दुनिया और आखिरत में तरक्की करनी है तो आपको 2 चीज़ें करनी है, अल्लाह की इबादत करनी है और बाहर काम करना है, आपने सीखना है जो भी करना है। अल्लाह की इबादत करके आप नमाज़ पढ़े जा, बेईमानी आपको आएगी ही नहीं ना। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछूंगी, पर उससे पहले मैं एक बात ज़रूर करूंगी कि जो लोग डाइट कर रहे हैं, जो लोग अपना वेट कम करना चाहते हैं, रात की नींद ज़रूर लें, जो कि मुझे लगता है कि अब लोगों के रात की नींद बहुत कम हो गई है, क्योंकि हम लोग फेसबुक, इंस्टा और यहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो पूरी रात हम लोग वहाँ लगे रहते हैं, सुबह हम सोते हैं, हम दिन को उठते हैं। अगर ये रूटीन है आपकी तो आपका वेट कम नहीं होगा, ये जहन में रख लें। अपनी स्किन अच्छी करना चाहते हैं, फ्रेश रहना चाहते हैं, तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, वजन अगर आप कम कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर रात की नींद चाहिए, तो रात की नींद शुरू कर दें। अच्छा जी डॉक्टर साहब, एक चीज़ और पूछूंगी,
और वो लाजमी है अवेयरनेस के लिए। हो सकता है कुछ लड़कियां मुझे देख रही हों, उनको पता चलना चाहिए कि ये आया करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पीरियड्स के दिनों में जिम जाके एक्सरसाइज करना ठीक है या नहीं, करना चाहिए या नहीं करना देखिए, चाहिए? अल्लाह ताला ने वो 6 से 7 दिन जो है वो रेस्ट के लिए दिए और उनमें आपको रेस्ट ही होगा। हाँ। यहाँ तक कि आप ये देखें, हम तो देखिए सारी कुदरत को देखते हैं। कुदरत ने वो 7 दिन आपको इबादत से भी मुबर्रा कर दिया, हाँ। लेकिन छोड़ा नहीं है। आपको इबादत करनी है, बाद में करनी है, करें। लेकिन उसको कहा कि नहीं आप नहीं करो। कितना बेहतरीन इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, यही नहीं है, एक ऐसा प्रोसेस है ये जो अम्बियाओं का भी है। अम्बिया इस्लाम सारे शुरू से औलिया कराम जो ख़वातीन हैं, ये शुरू से आपका प्रोसेस चल रहा है। एक जो आपका नेचुरल प्रोसेस है उसको अडेप्ट करना है, उसके रूल्स रेगुलेशन है। आपको रेस्ट के लिए दिया गया, वो दिन आप अपने रेस्ट करें। यहाँ तक कि आप नमाज भी नहीं पढ़ सकते, आप है ना, आप पढ़ें, सदका खैरात करें, आप जो भी करना है, तो उसमें तो आपको रेस्ट की ज़रूरत है आपको। ठीक है जी, वो रेस्ट के दिन है तो इसका मकसद है आपने रेस्ट करना है। एक्सरसाइज यार मैं नज़र नहीं आ रही ना, मुझे घबराहट हो रही है। तो एक्सरसाइज कोई नहीं करनी है आपने। ये जो जिम के दिन है ना, 6-7 दिन आपने घर में रहना है और फुल अपने आप अपना ख्याल रखना है और उसके बाद आप फिर जिम स्टार्ट कर सकते हैं। ये पूछने का मकसद ये था कि अच्छी बात अगर मेरी वजह से कुछ लोगों को समझ आ जाए, मेरी वजह से नहीं, मेरे शो की वजह से, क्योंकि ये शो है तो मैं हूँ और ये शो नहीं है तो मैं कहीं और हूँ। ये बात मैंने इसलिए कही है कि लोग कहेंगे अच्छा ये शो नहीं है तो एनी कहीं भी नहीं है, एनी फिर कहीं और है। अच्छा जी, चलेंगे, मजाक की बात है। जिस इदारे में मैं काम करती हूँ, कहते हैं ना जहाँ आप काम करते हैं उस इदारे के लोगों की और जिनका इदारा है वो उन लोगों की इज्जत करनी चाहिए, तो आप कामयाब होते हैं। मेरे हाल से जहाँ काम करें उन लोगों को इज्जत करनी चाहिए। हम लोगों का ये थोड़ा मैं इस तरफ भी आ जाती हूँ अगर वो रही है। हम लोग जहाँ काम करते हैं वहीं से हम सैलरी ले रहे होते हैं, वहीं पे बैठ के हम अपने रिस्के हलाल कमा रहे होते हैं और पीठ पीछे उन्हीं की बुराई कर रहे होते हैं। मतलब ये चीज़ समझ नहीं आती और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप कम से कम जिस इदारे में काम करें उनके साथ सिंसियर हो जाएं, उनकी ना बुराई करें और ना किसी को करने दें। ये मैं मैसेज इसलिए देना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। लोग कहते हैं यानी बहुत तेज़ है, मुंह पे सारी चीज़ें कह देती है, पर मैं कहती हूँ तेज़ होना बुरी बात नहीं है, पर इस तरह की चीज़ें करना बहुत बुरी बात है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल मैं कहना चाहता हूँ। इसमें देखिए, अगर हम इंसानी लाइफ को देखें तो 2 चीज़ें ऐसी हैं जो लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है। एक झूठ है और दूसरी गीबत है। सबसे ज़्यादा इस्लाम ने, कुरान ने, अम्बियाओं ने इसी पे तवज्जो दी है। आप झूठ ना बोलें, झूठ नहीं बोलें। जब आप झूठ नहीं बोलेंगे तो किसी की बुराई नहीं करेंगे। मगर हम और आप ऐसे लोग हैं, हमने झूठ भी बोलना है और हमने गीबत भी करनी है। दानिस्ता और नादानिस्ता हम दोनों काम करते हैं। इसकी वजह क्या, हमारी बेस कमज़ोर है। तो हमें कोशिश चाहिए, आपका कहना इतना अच्छा है ये, आज हम अपने लोगों को बैठ के, हम अपने लोगों की बुराइयां करते हैं। हम भाई बहनों की बैठ के कहें यार वो भाई ने किया, वो अच्छा नहीं किया, वो भाई ने काम अच्छा नहीं किया। भाई आप कौन है डिसाइड करने वाले अच्छा किया नहीं किया? आपको तकलीफ है, आप भाई के पास पहुंच जाए कि भाई वो तरीका कुछ ऐसा था कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मुझे आप बता दे ताकि मैं वो बता देगा, आपको समझा देगा। आपको बोलने की, पीछे बोलने का ज़रूरत क्या है आपके जो? हम नहीं समझते कि कितना आपको पता है कि कहते हैं ना मुर्दा भाई का गोश्त खाना, ये कितना बड़ा गुनाह है ये, है ना, अनजाने में जो आप हम सबसे हो जाते हैं। तो हमें इन भी चाहिए। और अगर हम ऑफिस हैं, अपने भाई बहन हैं, बाहर के लोग हैं, आस पास हैं, अगर ये सब इस पर भी हम काबू पा लें, हमारी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत होगी। देखिए, सच्चाई की एक अलामत है। मैं आप छोटा सा बताऊं, ये मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ या आपकी या मेरी। आप मौसम से खुश हो रहे हैं ना, अंदर से खुश हैं, आपकी रूह खुश है, आपने रूह में ऐसा कोई डैमेज नहीं किया, तो आप खुश हो रही हैं। हर आदमी नहीं खुश होगा। अभी आप बाहर निकले, 4 के इंटरव्यू ले आप खुश, हाँ ठीक है, निकल गए, इसलिए कि वो आदमी ऑनेस्ट नहीं है अपने आप से। अगर आप ऑनेस्ट होंगे, आप हर चीज़ का परसेप्शन होगा आपके पास, अल्लाह ताला ने अता किया है वो, तो वो आप समझ जाएंगे। इसीलिए हमने कहा कि जो बैकग्राउंड, जिनकी तालीम अच्छी है, उनका माहौल अच्छा है, वो अच्छे तौर पे ज़िंदगी गुजारते हैं और फैसिलिटीज़ भी मिल जाती हैं। अल्लाह में हर चीज़ से ज़रूरत से महफूज रखता है। तो ये हमें ये चाहिए कि हम बुराइयों की तरफ से अपने आप को महफूज रखें और जो अच्छाइयाँ हैं, जो चीज़ें, उनको अडेप्ट करें ना। उसमें अडेप्ट करने में क्या है? अब आप देखिए, बैठे हुए, वही बात है, आप ऑफिस, आप यहाँ बैठी हैं, आपने कहा कि मैं निकलूंगी नहीं, भाई मेरा जो डायरेक्टर सुन रहा है, देख रहा है, तो मैं यहाँ से हिल जुल नहीं सकती, ये बुराई में आ गई। आप अच्छा ही क्या है, आप कहेंगे देखिए भाई यहाँ का रूल है मेरा,
मेरा रूल है कि मैं हिले जुलूँ नहीं, ये सब मुझे देखे ना, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने तरीके से अंजाम दूँ। देखिए ये पॉजिटिव हो गई, पॉजिटिव हो इससे सवाब भी हुआ, हाँ। वो भी खुश हुए और उसने कहा यार बड़े अखलाक की औरत है यार, इल्म वाली औरत है। हाँ। तो हम अपने को नेगेटिविटी पे क्यों जाते हैं लेके, क्यों जाते हैं हम पॉजिटिव लेके आएंगे तो मैं समझता हूँ हमारे बहुत सी चीज़ें हल हो जाएंगी, बहुत से हमारे प्रॉब्लम हल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो रहा है। अच्छा, मैं उस पर थोड़ा सा वो बच्चों को जो हम हवाले से बात कर रहे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो जो डिले हो रहा था हमारे स्टोन वाला था, उसमें ज़्यादातर माएँ जो आती हैं हमारे पास, वो आके ये कहती हैं कि साहब वो कुछ डॉक्टर तो ये कहते हैं कि ये बच्चा हमारा सही नहीं होगा, ये या ये कि इस पर कोई दवाइयाँ पसंद नहीं करिए, घर ले जाओ। अच्छा। बच्चे कहते बैठ नहीं सकता, उठ नहीं सकता, ये लेटा हुआ है बच्चा, अब ये उठेगा आप घर ले जाओ, ये बहुत टाइम लगेगा। तो हमसे पूछते हैं कि हम क्या करें इनके लिए, हम इनके टेस्ट कराएं, एमआरआई कराएं, क्या कराएं। तो हम उनके टेस्ट तो उनसे करा लेते हैं और इसलिए कराते हैं कि कोई एबनॉर्मलिटी ना डेवलप हो गई हो अंदर। बाद चंद केसेस ऐसे भी होते हैं कि ऐसे बच्चों को झटके भी आ जाते हैं। बाद बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिनमें हैंडीकैप, कोई कार्डिक प्रॉब्लम आ जाता है, कोई बच्चों में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाता है, अच्छा। कोई बड़े हुए सुन नहीं रहे हैं, हम उनकी टेस्ट करते हैं कि भाई करने के नहीं था वो तो देख ही नहीं रहा, हम जो है वो हेयरिंग करा रहे हैं, बात कर वो बच्चा वो एक ही तरफ देख रहा है। तो मतलब ये भी मुतासिर हो, डैमेज है ना। मैंने कहा ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, डैमेज होगा, जब डैमेज होगा तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगी, ये कुछ अरसा डिले हो जाता है ये, या स्लो हो जाता है प्रोसेस, या कुछ लोगों की अगर सुन नहीं सकते या दिमागी तौर पे कमज़ोर हो जाते हैं तो वो फिर लाइफ टाइम भी रह सकते हैं, ऐसा भी कुछ है? बहुत उम्दा बात, यही मैं कंसेप्ट यही देना चाह रहा हूँ बातचीत का, कि ये सब कुछ तीनों पॉसिबल है, तीनों चीज़ें हैं, डिले, बहुत डिले, डैमेज, ठीक है, ये तीनों। वो बच्चे जिन्हें हम देख के अंदाज़ा कर लेते हैं कि इनमें कोई परमानेंट डैमेज नहीं है, हम उनको कहते हैं कि बीवी ये गुड लक है आपका कि कोई परमानेंट डैमेज नहीं हुआ, इतने अरसे में ये बच्चा आपका बोलेगा, चलेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन देर से करेगा। एक बच्चा जो पापा मामा बोल लेता है 1.5 साल से 2 साल की उम्र में बोलने लगता है, अब वो बच्चा 3 और 4 साल में बोलेगा जाके। इसी तरह बहुत सी चीज़ें जो हेयरिंग कर रहा है बच्चा, आप बताए जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वो उसकी पावर बढ़ती जाएगी, डेवलप होता जाए। यानी देर से डेवलप हो रहा था, डेवलप हो रहा है। तो ये सब चीज़ें उनको मिलेंगी। अब उससे ये होगा कि अब ये कि भाई कितना होगा ये का तयन नहीं कर सकते आप, कि एक चीज़ जो है वो 6 महीने में सीख रहा है या 2 साल में करना है। कुछ ऐसी दवाइयाँ जो दिमाग, ब्रेन टॉनिक, एनालेप्टिक ड्रग्स कहलाते हैं, जो ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, बहुत हैं हमारे मुल्क में, शुरू से नई नई रिसर्च हो रही है, हम उनको रिकमेंड करते हैं। फिर उससे क्या होगा कि चलो 1%, 2%, 10%, और बाद औक़ात बच्चों में अच्छा रिस्पॉन्स आता है, तो वो बच्चे डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। मैंने देखा है बच्चों को, मैंने तो मेरा पेशेंट का हल्का बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं काफ़ी अर्से से माशाल्लाह मेरी प्रैक्टिस है, तो बच्चे जवान हो गए और चलते हुए आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं। अच्छा, इनके बच्चे फिर ये कुछ बच्चे इनमें डाउन सिंड्रोम में तब्दील हो जाते हैं। ये जो डिले हो रहा है और जो है पूरी तरह डेवलप नहीं हो रहा है, इनको फिर डाउन सिंड्रोम में आ जाता है। इनके IQ लेवल बहुत अच्छे होते हैं, पहचानते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन किसी एक जगह पे नहीं होती उनकी। अच्छा। वो उनको आपका करना पड़ता है, उनको आप कॉन्सेंट्रेट कराते हैं आप। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक पेशेंट था मेरा, एक प्रोफेसर की बेटी थी, तो जब हमने देखा, उसने कहा कि डॉक्टर साहब क्या करना है इसका, वो भी खुद ही प्रोफेसर थी। तो मैंने कहा कि आप ऐसा करें कि इस बच्ची का जो दिमाग क्या था, कहने लगे जब हम खिलौने बजाते हैं तो उस सब रुझान करती है, वो देखती है और चीज़ें उठा के आगे पीछे करती है ऐसे। हमने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, तो आप ऐसा करेंगे इसको कागज़ पेंसिल रख दिया करने लगे इधर। आज आप यकीन करें वो बड़ी आर्टिस्ट बन गई है, यानी बात करेगी, हाँ मैं, आप ठीक हैं, हम सही हैं, आपको मैं पेंटिंग दिखाऊं अपनी, वो पेंटिंग कर रही है। समझे ना, इतना अच्छा शौक हो गया और सीख गई वो। इनके IQ लेवल बहुत अच्छे होते हैं, यानी इंटेलेक्चुअल पावर इनकी बहुत अच्छी होती है। आप इनको कंसंट्रेट करें, ये बच्चे कोई कहीं से पीछे नहीं है, ये कोई पीछे नहीं है, ये सब कुछ बेहतर कर रही है और मोहब्बत वाले हैं, अल्लाह इनसे बरकत डालता है इनके घरों में, इनके साथ। तो ये सब चीज़ें पूरा एक प्रोसेस है, लेकिन इन्हीं में कुछ बच्चे मैंने कहा फिट्स पड़ जाते हैं, झटकों की बीमारियाँ, फिर उनका ट्रीटमेंट होता है, फिर वो उनके साथ हम ट्रीटमेंट उनको जारी रख जाते हैं। बाद बच्चे ये होते हैं कि वो उनके एबनॉर्मलिटी डेवलप हो जाती है, हाथ पैर अकड़ने शुरू हो जाते हैं ज़्यादा, उनका भी इलाज होता है। बाद औक़ात तो ये सब चीज़ें हमारी, चूँकि प्रॉब्लम ये है कि इकनॉमिकल स्टेटस हमारा पूरा पुअर है हमारे मुल्क का,
हर बच्चा जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, नहीं हर कर पेरेंट नहीं कर सकता। उसके लिए हमारे यहाँ बहुत से इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, हम भी उनका फ्री ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे पास आते हैं, हम फ्री दवाइयाँ देते हैं, उनसे प्यार मोहब्बत से पेश आते हैं, उनके पेरेंट्स से पेश आते हैं, उनको देते हैं। लेकिन कोई बाकायदा इंस्टीट्यूट हमारे यहाँ, अब जैसे जिना सिविल है, चंद है ना, चंद इंस्टीट्यूट है, जब उनके पास जाते हैं तो उनके पास जगह ही नहीं है, उनके पास बेड नहीं है, वो अच्छा तादाद बहुत ज़्यादा है बच्चों की, हैंडीकैप बच्चों की, ये हैंडीकैप बच्चे कहलाते हैं हमारे जिले के, इनकी तादाद बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बजाय इसके कि हम इनको कंट्रोल करें, कम करें, मगर ऐसा नहीं है, बढ़ रही है। मतलब आज का अगर देखा जाए, हमारी बात का मकसद अगर आप समझना चाहें, आपको डॉक्टर साहब ये अवेयरनेस दे रहे हैं कि आप लोग घर में ये जो एक पैदाइश का, बच्चों की पैदाइश का एक सिलसिला है, जो सास, अम्मियाँ, दादियाँ, नानियाँ ये नाराज़ बिल्कुल ना हो। कहने का मकसद ये है कि हमारी नस्ल ख़राब हो रही है। आप उनको ये ना कहें कि घर में बच्चे पैदा कर लो, कुछ नहीं होता, वो जो पैसे हॉस्पिटल में लगाओगी ना, वो 40 दिन में तुम खाना खा लेना। ये बड़ी अजीब सी बातें सुनने को मिलती है। प्लीज़ ऐसा ना करें। इसकी वजह से देखें कि अगर ऑक्सीजन टाइम पे नहीं मिलता तो उस बच्चे की पूरी ज़िंदगी समझे ख़राब हो गई है। बिल्कुल। तो इन चीज़ों से दूर रहें। जो लोग हमें सुन रहे हैं वो कोशिश करें अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे डॉक्टर के पास जाए, ये भी जरूरी है। मतलब डॉक्टर होना भी जरूरी अपनी है। एंटीनेटल जो आपकी क्लिनिक है वो बहुत अच्छी हैंडल करें आप, भले 2 रुपए ज़्यादा दें, मैनर जाएं, दोनों जाएं, बच्चे को उसके बाद काउंसलिंग करें। अगर ये प्रोसेस हो गया, मैं समझता हूँ कि बहुत फायदा आपके मुल्क को है। अच्छा डॉक्टर, एक छोटी सी बात जरूर मैं आपसे पूछूंगी, छोटी नहीं है, बड़ी है, पर मैं फौरन से पूछूंगी इसलिए कि कुछ बच्चों के जो पैर होते हैं फ्लैट होते हैं, मतलब बिल्कुल सीधे होते हैं। अगर वो थोड़ा सा भी चल के कहीं पैदल अगर जाते हैं कहीं, या वॉक करते हैं, या ज़्यादा थोड़ा सा भी काम करते हैं रूटीन से हटके, तो उनके पैर बहुत दर्द करते हैं, वो चल सही नहीं सकते। ये मैंने काफ़ी बच्चों में चीज़ देखी है। तो आया इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या वजह है कि हम इन चीज़ों पे बाकायदा एक प्रोग्राम करेंगे। इनमें विटामिन, कैल्शियम, सी, डी, विटामिन, इनकी कमी होती है इन चीज़ों में, तो वो एक पूरा एक सिस्टम है पूरा ना डेवलपमेंट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम इस पे बहुत अच्छा था। मैंने आज भी सोचा, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था जो हम अभी डिस्कस करें, दिमाग की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे को क्या खाना है, क्या खिलाना है। पर जो लोग मुझे देख रहे हैं वो अगले हफ्ते हमारा शो जरूर देखें, क्योंकि हम इस टॉपिक पे डॉक्टर साहब से पूरा अपना शो करेंगे, क्योंकि आपको पता है लास्ट के कुछ मिनट जब चल रहे होते हैं, इतनी अहम सवालात अगर हो जाए तो उसका जवाब प्रॉपर नहीं मिल सकता। इसलिए अगले हफ्ते में इस पे पूरा एक शो करेंगे। आप लोग ज़रूर अगले हफ्ते भी हमारा शो देखिएगा, यकीनन आपको बहुत अहम मालूमात मिलेगी। अच्छा जी डॉक्टर साहब, एक चीज़ और, ये सारी चीज़ें आती हैं क्योंकि कुछ बच्चे मैंने भी देखे हैं ऐसे जो पैदा होने के बाद शुरू में तो माँ बाप को नहीं समझ आई, बाद में पता चला कि अब नॉर्मल है। कुछ बच्चों का ये हुआ कि हाथ पाँव नहीं चल रहे, खड़े नहीं हो पा रहे, बोल नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे। तो और वो ये नहीं है कि वो चंद सालों का है, 10-12 साल की भी बच्ची हो चुकी है, ऐसी भी मैंने लोगों को देखा है, 10, 11, 12 साल के भी बच्चे। तो आया उनमें कुछ वो नहीं नजर आ रहा बेहतरी, तो वो मेरे हाल से वो फिर पूरी उम्र वाला है कि वो सारी जिंदगी शायद ऐसे रहे। इसमें देखिए सबसे शुरू में ही ऐसा होना चाहिए, पेरेंट को डॉक्टर से रुजू कर लेना चाहिए। टेस्ट तो लाजमी है, जिसमें आपके कुछ रूटीन के टेस्ट होते हैं और कुछ आपके दिमाग के एक्सरे हैं, कुछ सीटी स्कैन है, कुछ MRI हैं, ये तो लाजमी होना चाहिए। जब आपके पास ये शुरू में रिकॉर्ड बन जाता है तो आपका एक डिसाइड हो जाता है कि ये बच्चा किस लाइन पे जाएगा और आगे क्या होगा। हम उनको देख के बता देते हैं कि खुदा ना खास्ता ये परमानेंट डैमेज है, ये पार्शियल डैमेज है, ये क्लियर हो जाएगा, ये सब चीज़ें, ये तो बहुत ज़रूरी है। अब आगे जाके जब हम इनके टेस्ट करते हैं जो उन्होंने शुरू में नहीं किए होते, हम करा तो लेते हैं, लेकिन उस वक्त उनको डैमेज ज़्यादा हो चुका होता है, तो जिसकी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम होती है, हमें भी प्रॉब्लम होती है मैनेज करने में और समझाने के अंदर। लेकिन हम भी समझते हैं कि ये पेरेंट की एक जिम्मेदारी है ये कि चेकअप जो है डॉक्टर का से बहुत ज़रूरी है। जैसे एंटीनेटल के हुआ, उसके बाद बच्चा हुआ, बच्चे को आपने डॉक्टर के पास ले गए, पहले दिन है आपने, पे पहले हफ्ते, पे 3 महीने, पे 6 महीने, पे साल, ये रूटीन होते हैं बच्चे के चेकअप के। आप वो उनकी चीज़ें कराते रहिए, तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी रिजल्ट इसमें बरामद कर लेते हैं। एक चीज़ और भी है, मैंने बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये इस पर कॉन्सेंट्रेट किया कि ऑक्सीजन पे मैंने कॉन्सेंट्रेट किया था, ऐसा नहीं है, और भी बहुत से फैक्टर हैं। अच्छा। हाँ, वो मैंने डिटेल में नहीं जा रहा था, मैं बताना ये चाह रहा था कि हमें हॉस्पिटल से रुजू करना चाहिए। ऑक्सीजन घर में नहीं होती, ऑक्सीजन जो होती है वो हॉस्पिटल में होती है, लिहाजा उसकी सिग्निफिकेंस कहते हैं मैंने ऑक्सीजन। अब ऐसे बच्चे जो मेंटल रिटार्डेड कहलाते हैं, MR होता है, अच्छा बाद बच्चों में नॉर्मलिटी डेवलप होती है, वो CP बच्चे कहलाते हैं। तो इनकी जो वजूहात हैं
जहाँ ऑक्सीजन की कम सप्लाई है वहाँ और बहुत से फैक्टर हैं। सबसे बड़ा फैक्टर जेनेटिक है। जेनेटिक कहते हैं खानदानी, यानी आपकी फैमिली में होगा ऐसा। हाँ, बिल्कुल। आपकी चचा मामू दादा हाँ, बिल्कुल। उनमें जो है ना उनमें ऐसा निकलेगा। तो एक जेनेटिक आपको हो जाता है। दूसरा आपकी फैमिली बैकग्राउंड, यानी जैसे पैदा हुए उस वही चीज़ें कुछ आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, आपको इन्फेक्शन हो गया, मिसाल के तौर पर जैसे ही बच्चा था वो टेटनस हो गया, है ना, या बच्चा आपका छोटा था उसी वक्त उसमें वायरल इन्फेक्शन आ गया, एनकेफेलाइटिस हो गया, है ना। तो ये जो शुरू के जो जरासीम इन्फेक्शन आ जाते हैं इससे परमानेंट डैमेज होता है। तो वो चीज़ें हमारे पास होनी, हमें उसको अवॉइड करना है। जब बच्चा आपका हॉस्पिटल में है तो ये सब महफूज होंगे ना काफ़ी अच्छे तरीके से, तो आप बहुत सी बीमारियों से बच जाते हैं आप इससे। अच्छा, फिर क्या चीज़ें, कुछ ग़िज़ा की कमी है, कुछ बच्चों में ग़िज़ा की कमी, मदर ने कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिसने बच्चों को डैमेज किया। वो हम एक लिस्ट बताते हैं कि भाई आप ये चीज़ें आप अवॉइड करें, आप ये चीज़ें नहीं लें आप, तो वो भी फैक्टर आ गए, डाइटरी फैक्टर भी आ जाते हैं, समझना। इसके साथ आप बच्चों को जो सबसे इम्पोर्टेंट है आजकल जो मैं देख रहा हूँ, जो इबनॉर्मलिटी बच्चों में डेवलप हो रही है वो ड्रग है। ड्रग एडिक्शन मदर्स में पाई जाती हैं, माओं में एडिक्शन पाया जा रहा है। वो उनको नींदें नहीं आती हैं, वो दवाइयाँ इस्तेमाल कर रही हैं, वो कुछ ले रही हैं। एक वक्त तो ऐसा था, ये 1961 की बात है, थैलिडोमाइड ड्रग कहलाते थे। तो जर्मनी में ये बड़ा मशहूर वाक़या था कि जब वो 61 में जब बच्चे हुए तो सारे नॉर्मल हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये क्या हो गया, तो पता लगा वो सब जब कैलकुलेशन की तो ड्रग ले रही थी वो, तो वो थैलिडोमाइड ड्रग यानी जो एडिक्शन ड्रग तो बैन कर दिए, वर्ल्ड लेवल पे बैन कर दी है। लेकिन वो बैन तो कर दिए मगर बहुत से लोग वाकिफ़ हो गई कि अच्छा इससे हमें सुकून मिल जाता है, इससे हमें नींद आ जाती है, इससे हमारी बॉडी सही होती है। उससे बड़ा डैमेज है। आजकल के जो बच्चे हम देखते हैं कि नॉर्मल बच्चे आते हैं, हमें तो इतना माशाल्लाह तजर्बा है, हमें इतना तजर्बा है तो मैं तो डायरेक्ट बोल देता हूँ मदर को, आगे बेटा मैंने कहा तुमने ये खाई थी दवाई, चुप, क्योंकि ये सर को कैसे पता चल गया। तो आप क्यों कर रही हो ऐसा, क्यों डॉक्टर के, क्यों बच्चों की ज़िंदगी से खेल रहे हो। तो सबको केयर करना है, मदर को करना है, पेरेंट को करना है, डॉक्टर्स को करना है। इन सब सतह पे करेंगे हम बहुत बहुत अच्छे तरीके से हम ओवरकम करेंगे इन सब। ठीक है जी डॉक्टर, अब हमारे सेगमेंट का टाइम खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में तशरीफ लेके आए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर हम अपने बड़े ज़बरदस्त टॉपिक के साथ आएंगे, जो अभी हम लोगों ने पहले इसलिए बता दिया कि आप लोग शो मिस ना कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा शो K21 पे वीकेंड शाइन विद एनिशा। तो अभी एक ब्रेक का टाइम है, 11 बजे तक मैं आपके साथ हूँ, हमारे दूसरे गेस्ट हमारे साथ होंगे, तो कहीं ना जाए, हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।